हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर, जहां हम आपको देते हैं बेस्ट फाइनेंशियल इनसाइट्स। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो बड़े बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स की, एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक डिटेल एनालिसिस दोनों बैंकों का, जिसमें से हम लोग देखेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, वैल्यूएशन एंड मोमेंटम को, चेकलिस्ट को, एनालिस्ट का रिकमेंडेशन भी देखेंगे। इसके फाइनेंशियल्स एंड रेशियोज को देखेंगे, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को भी देखेंगे और कंपनी के रिटर्न और हिस्टोरिकल ग्रोथ को समझेंगे और इनकी होल्डिंग और इनके एवरेज एस्टिमेट्स भी देखेंगे और किन किन म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया जून के महीने में, ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले एसबीआई का बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद हम लोग एचडीएफसी बैंक का बिजनेस मॉडल समझेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाई है और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक अलग सेगमेंट को भी कवर करता है। फर्स्ट नंबर में रिटेल बैंकिंग आता है। इसमें ये डिपॉजिट्स करते हैं। एसबीआई अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स ऑफर करता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कस्टमर अपने पैसे इन अकाउंट्स में रख के इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। एसबीआई लोन्स को भी प्रोवाइड कराता है। रिटेल कस्टमर को एसबीआई पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन और एजुकेशनल लोन और गोल्ड लोन प्रोवाइड कराता है। ये लोन उनके पर्सनल फाइनेंस नीड को पूरा करने में मदद करते हैं। ये कार्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। एसबीआई के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स का वाइड रेंज है, जो कस्टमर की स्पेंडिंग और विड्रॉल नीड्स को पूरा करते हैं। और ये डिजिटल बैंकिंग में भी इन्वॉल्व है। एसबीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और योनो के थ्रू भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिससे कस्टमर बैंकिंग सर्विस के घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात कर लेते हैं। इसमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग होती है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एसबीआई वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑप्शन जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स और ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, जिससे उनके डे टू डे ऑपरेशन चलाने में मदद मिलती है। और ये टर्म लोन भी प्रोवाइड कराते हैं कॉर्पोरेट्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स भी अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी ये इन्वॉल्व है। बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी एसबीआई प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग को अरेंजमेंट करता है। ट्रेजरी एंड फॉरेक्स सर्विसेज में भी ये इन्वॉल्व है। एसबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाई एंड ट्रेजरी ऑपरेशन के सर्विसेज भी ऑफर करता है, जो कॉर्पोरेट्स को ग्लोबल ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। एसबीआई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऑफर कराता है, जो कस्टमर को अपनी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है। कस्टमाइज वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से टेलर्ड होते हैं। स्टेट प्लानिंग। एसबीआई स्टेट प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है, जो इनहेरिटेंस और टैक्स एफिशिएंट प्लानिंग के एडवर्सिफाइड सर्विसेज देते हैं। फोर्थ नंबर पे इंटरनेशनल बैंकिंग, जिसमें एनआरआई सर्विसेज होती हैं। एसबीआई नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए अकाउंट, डिपॉजिट्स और रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो उन्हें अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग नीड्स पूरी करने में मदद करते हैं। ये ग्लोबल ऑपरेशंस भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें एसबीआई के फॉरेन कंट्रीज़ में भी ब्रांचेस और सब्सिडरी हैं, जो वहाँ लोकल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेड फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल पेमेंट्स और ट्रेड सर्विसेज के लिए एसबीआई ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। फिफ्थ नंबर पे हम लोग रूरल बैंकिंग की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर लोन्स, जिसमें एसबीआई फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कराता है। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और किसान क्रेडिट ऑफर्स भी करता है। माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड कराता है, जो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट्स देते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन। एसबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एक्टिविटीज़ के थ्रू अनबैंक्ड और अंडर बैंकेड रीजन तक भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाता है। सिक्स्थ नंबर पे हम लोग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करता है, जो कस्टमर और उनकी फैमिलीज़ को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के थ्रू हेल्थ, मोटर और अदर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जो कस्टमर को अपनी सेविंग ग्रो करने में मदद करते हैं। पेंशन फंड्स। एसबीआई पेंशन फंड के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग सॉल्यूशन ऑफर करता है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। सेवेंथ नंबर पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म एसबीआई का योनो है। ये इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बैंकिंग और लाइफ स्टाइल सर्विसेज को एक साथ ऑफर करता है। फिनटेक पार्टनरशिप।
एसबीआई इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए फिनटेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी करता है और ये साइबर सिक्योरिटी में भी इन्वॉल्व है। सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस इंश्योर करने के लिए एसबीआई साइबर सिक्योरिटी पर भी फोकस करता है। अब सब्सिडरी एंड ज्वाइंट वेंचर्स को देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड सर्विसेज के लिए एसबीआई कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, मनी मार्केट में प्राइमरी डीलर के रूप में एसबीआई डीएफएचआई। अब एसबीआई का रेवेन्यू स्ट्रीम देख लेते हैं कि ये अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं। इंटरेस्ट इनकम, एसबीआई का मेजर रेवेन्यू सोर्स लोन्स और एडवांसेस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। फी बेस्ड इनकम, ट्रांजैक्शन कमीशन और सर्विसेज चार्जेस पर मिलने वाले फी भी एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्स है। ट्रेजरी ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट से भी इनकम। इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड एंड बिजनेसेस में मिलने वाली प्रीमियम्स और इन्वेस्टमेंट इनकम में भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अब एसबीआई का स्ट्रेटजिक फोकस देख लेते हैं कहाँ पर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल और अनडिजर्व्ड मार्केट्स में रीच एक्सपेंड करना। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल चैनल्स के थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करना। ग्लोबल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना। रिस्क मैनेजमेंट, रिवॉर्ड्स क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट इनसिक्योर करना। एसबीआई का बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर तरह के कस्टमर को कैटर कर सके, चाहे वो इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर हो या बड़े कॉरपोरेट्स। डिजिटल इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ एसबीआई अपने कस्टमर को कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। अब एचडीएफसी बैंक के हम लोग बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक भारत का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो अपने कस्टमर को काफ़ी वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले हम लोग रिटेल बैंकिंग को देख लेते हैं जिसमें डिपॉजिट्स होते हैं। एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट को ऑफर करता है। अब कस्टमर अपने इन पैसे को अकाउंट में रखकर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और गोल्ड लोन प्रोवाइड कराता है जो कस्टमर के पर्सनल फाइनेंस नीड को पूरा करते हैं। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड इशू करता है जो स्पेंडिंग और विड्रॉल के लिए काम आते हैं और ये डिजिटल बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग देखते हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आता है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइड कराता है जिससे उनकी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन चलती रहे। एचडीएफसी बैंक टर्म लोन भी प्रोवाइड कराता है जो कि बिजनेस एक्सपेंशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफर करता है। एचडीएफसी बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करता है जिसमें लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराता है और ट्रेजरी एंड फॉरेक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स और ट्रेजरी ऑपरेशन की सर्विसेज ऑफर करता है। अब वेल्थ मैनेजमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो कस्टमर की वेल्थ ग्रो करने में मदद करते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमाइज्ड वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से टेलर्ड होते हैं। स्टेट प्लानिंग में इनहेरिटेंस और टैक्स एफिशिएंट प्लानिंग के लिए एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। अब इंटरनेशनल बैंकिंग की बात कर लेते हैं। एनआरआई सर्विसेज नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए अकाउंट, डिपॉजिट्स और रेमिटेंस सर्विसेज ऑफर करते हैं और ग्लोबल ऑपरेशंस में फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस और सब्सिडरी ऑपरेट करता है जो वहाँ लोकल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और ये ट्रेड फाइनेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल पेमेंट्स और ट्रेड सर्विसेज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और एचडीएफसी बैंक रूरल बैंकिंग, एग्रीकल्चर लोन्स भी प्रोवाइड कराता है फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन के लिए। क्रॉप लोन, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और किसान क्रेडिट ऑफर्स भी करता है। माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं ये। स्मॉल एंटरप्राइजेस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट्स देते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड रीजन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के इनिशिएटिव्स भी लेता है। अब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करता है। एचडीएफसी एग्रो के थ्रू जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे हेल्थ, मोटर और अदर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है। एचडीएफसी पेंशन के थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग सॉल्यूशन भी ऑफर करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे प्लेटफॉर्म ऑपरेट्स करता है जो सेलमैन डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। फिनटेक कोलैबोरेशन इनोवेशन बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी करता है और ये साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है। सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस इंश्योर करने के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट इंप्लीमेंट भी करता है।
अब सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स को देख लेते हैं। HDFC सिक्योरिटी ब्रोकरेज और ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। HDFC क्रेडिलिया एजुकेशनल लोन ऑफर करता है। HDB फाइनेंशियल सर्विस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अब इस बैंक का रेवेन्यू स्ट्रीम देख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम मेजर रेवेन्यू सोर्स लोन्स और एडवांस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। फी बेस्ड इनकम ट्रांजैक्शन कमीशन और सर्विसेज चार्जेस से मिलने वाला फी भी इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्स है। ट्रेजरी ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से भी इनकम होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, जो कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बिजनेसेस से प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट इनकम भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अब HDFC बैंक का स्ट्रेटजिक फोकस देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल और अनरिजर्व मार्केट में रीच एक्सपेंड करना, डिजिटलाइजेशन डिजिटल चैनल्स के थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करना, ग्लोबल एक्सपेंशन इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना, रिस्क मैनेजमेंट रिवर्स क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर करना। HDFC बैंक का बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर तरह के कस्टमर को कैटर कर सके, चाहे वो इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर हो या बड़े कॉर्पोरेट्स। डिजिटल इनोवेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ HDFC बैंक अपने कस्टमर को कम्प्रिहेंसिव बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग SBI और HDFC बैंक के बिजनेस मॉडल का पूरा कंपैरिजन करते हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI के पास 24,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 16,000 से भी ज़्यादा ATMs हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है HDFC बैंक, जो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। HDFC बैंक के पास 5,500 से ज़्यादा ब्रांचेज है और 14,000 से भी ज़्यादा ATMs है। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की। SBI रिटेल बैंकिंग में बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली छोटे शहरों में और गांवों में। दूसरी तरफ HDFC बैंक अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस के लिए अर्बन एरियाज में जाना जाता है। SBI का वास्ट ब्रांच नेटवर्क रूरल और सेमी अर्बन एरिया तक पहुंचाता है, जो इसे मासेस में बहुत पॉपुलर बनाता है। HDFC बैंक अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज के लिए जाना जाता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। डिजिटल बैंकिंग में HDFC बैंक थोड़ा आगे है। अपने स्मार्टफोन ऐप और ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू बेटर और फास्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। SBI भी डिजिटल बैंकिंग में अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्पेशली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। SBI भी एरिया में सर्विसेज ऑफर करता है, लेकिन इसका प्राइमरी फोकस रिटेल बैंकिंग पर ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड और लोन प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों बैंक एक्सीलेंट ऑप्शंस ऑफर करते हैं, लेकिन HDFC बैंक के पास क्रेडिट कार्ड का रेंज और बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। SBI के होम लोन्स और एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट अक्सर ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन SBI और HDFC बैंक के बिजनेस मॉडल का। अब हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। SBI का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे स्कोर 45 का है, जो कि मिड पॉइंट पे आता है, और HDFC बैंक का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का स्कोर 35 का है, जो कि ये SBI से कम है। अब दोनों कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। SBI का वैल्यूएशन स्कोर 63 का है, जो कि न्यूट्रल पॉइंट पे है। ना तो ये स्टॉक ज़्यादा महंगा है और ना ही सस्ता है। HDFC बैंक का भी वैल्यूएशन स्कोर 51 का है, ये भी न्यूट्रल पॉइंट पे है। ना ही ये स्टॉक अभी महंगा है और ना ही सस्ता है। अब इन दोनों बैंकों के स्टॉक का मोमेंटम स्कोर देख लेते हैं। SBI का मोमेंटम स्कोर 61 का है, जो कि न्यूट्रल पॉइंट पे है, और HDFC बैंक का भी मोमेंटम स्कोर 51 का है, ये भी न्यूट्रल पॉइंट पे। दोनों स्टॉक इस समय न्यूट्रल पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं। अब दोनों बैंकों का चेकलिस्ट स्कोर देख लेते हैं कि कितना परसेंट पास हो जा रहा है। SBI चेकलिस्ट पे 42.3% पास हो जाता है और HDFC बैंक चेकलिस्ट पे 57.7% पास हो जाता है। ये चेकलिस्ट का डेटा फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजंस और मैनेजमेंट और मोमेंटम और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग निकाला गया है। अब एनालिस्ट का रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि किन स्टॉक में क्या है। SBI में एनालिस्ट का रिकमेंडेशन बाइंग साइड पे है और HDFC बैंक में भी एनालिस्ट का रिकमेंडेशन बाइंग साइड पर ही है। अब दोनों बैंकिंग स्टॉक्स के हम लोग रेशियोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं HDFC बैंक के रेशियोज को। पी रेशियो, ये रेशियो कंपनी के करंट प्राइस को उसके अर्निंग से कंपेयर करता है। HDFC बैंक का पी रेशियो 18.1 का है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिवली देख रहा है। रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA बैंक के एसेट पर प्रॉफिट जनरेशन को मेजर करता है। HDFC बैंक का ROA 1.6% है, जो एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर प्रॉफिट जनरेशन को दिखाता है। HDFC का ROE 14% है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM बैंक का इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस दिखाता है।
HDFC का NIM 3.2 है, जो इंडिकेट करता है कि बैंक इफिशियंटली ऑपरेट कर रहा है। PEG रेशियो कंपनी के प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ को मेजर करता है। HDFC का PEG रेशियो 0.5 है, जो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अंडर प्राइस्ड हो सकता है गिवन इट्स ग्रोथ रेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA बैंक के बैड लोन का परसेंटेज दिखाता है। HDFC का ग्रॉस NPA रेशियो सिर्फ 1.2 का है, जो लो रिस्क का इंडिकेशन है। अब देखते हैं SBI बैंक के रेशियोज को। SBI का PE रेशियो 11.3 है, जो इंडिकेट करता है मार्केट इसके अर्निंग को लोअर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ प्राइस कर रहा है कंपेयर टू HDFC। SBI का ROA 1% है, जो इंडिकेट करता है बैंक अपने एसेट पर कंपेरेटिवली लोअर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। SBI का ROE 17.3 है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स दिखाता है। SBI का NIM 2.7 है, जो HDFC से थोड़ा कम है बट स्टिल इंडिकेट एफिशिएंट ऑपरेशंस। SBI का PEG रेशियो भी 0.5 है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक भी अंडर प्राइस्ड हो सकता है गिवन इट्स ग्रोथ रेट। SBI का ग्रॉस NPA रेशियो 2.2% है, जो HDFC से ज़्यादा है और हायर रिस्क का इंडिकेशन भी है। अब दोनों स्टॉक्स के हम लोग फाइनेंशियल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग SBI के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। SBI का ऑपरेटिंग रेवेन्यू ट्रेलिंग 3 मंथ का 4,39,000 के अबाउट है। रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी 25.6% है। नेट प्रॉफिट एनुअल इनका 67,000 के अबाउट है। नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ इनकी 22.5% है। डिविडेंड यील्ड इनकी 1 ईयर की 1.6% है। EPS ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ इनकी 22.5% है। अब HDFC बैंक के हम लोग फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। HDFC का ऑपरेटिंग रेवेन्यू ट्रेलिंग 3 मंथ का 3,14,000 के अबाउट है। रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 99.3% है। नेट प्रॉफिट एनुअल इनका 64,000 के अबाउट है। नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ 39.7% है। डिविडेंड यील्ड इनका 1 ईयर का 1.2% है। EPS ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ 39.7% है। फाइनेंशियल्स के मामले में HDFC बैंक आगे हो जाता है SBI बैंक से। अब दोनों स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स रेशियोज को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SBI के फाइनेंशियल्स रेशियो का। SBI का कासा रेशियो 39.9% है, जो बैंक के डिपॉजिट बेस में करंट और सेविंग अकाउंट को रेशियोज को दिखाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर बात करें रिटर्न ऑन एसेट की, तो वो 1% है। ये बताता है कि बैंक अपनी एसेट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.3% है, जो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.7% है, जो बताता है कि बैंक अपने लैंडिंग और डिपॉजिट्स के बीच कितना मार्जिन कमा रहा है। और फाइनली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 5.9% है, जो ओवरऑल कैपिटल एफिशिएंसी को दिखाता है। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। कासा रेशियो यहाँ 38.1% है, जो SBI से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है। ROA 1.6% है, जो SBI के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब HDFC बैंक अपनी एसेट से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ROE 14% है, जो शेयर होल्डर्स के लिए स्टेबल रिटर्न सजेस्ट करता है। NIM 3.2 है, जो SBI से बेटर है और दिखाता है कि HDFC बैंक अपनी लैंडिंग से ज़्यादा मार्जिन कमा रहा है। ROCE भी 6.6% है, जो कि SBI से बेटर है, इंडिकेटिंग बेटर कैपिटल एफिशिएंसी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब दोनों स्टॉक्स के हम लोग बैलेंस शीट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग SBI की बैलेंस शीट को देखते हैं। SBI का टोटल एसेट एनुअल 67,33,000 के अबाउट है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ गया है। टोटल शेयर होल्डर्स के पास फंड है 4,14,000 के अबाउट, ये भी हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ गया है। प्रोविजंस प्लस कंटिजेंसी एनुअल 13,806 का हो गया है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा से स्टेबल ही है। अब HDFC बैंक की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। HDFC के पास टोटल एसेट एनुअली इनके पास 40 लाख के अबाउट हो गए हैं, जो कि हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ गया है। टोटल शेयर होल्डर्स के पास फंड एनुअली 4,56,000 के अबाउट हैं, ये भी हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ गया है। प्रोविजन प्लस कॉन्टिजेंसी एनुअल इनका 36,140 का हो गया है, ये भी हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ गया है। अब दोनों स्टॉक्स के हम लोग कैश फ्लोज को देख लेते हैं। SBI का कैश फ्लो देखते हैं सबसे पहले। SBI का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनुअल इनका 21,632 हो गया है और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एनुअल एक्टिविटी -9,000 के अबाउट हो गया है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एनुअल इनका -4,251 हो गया है। नेट कैश फ्लो एनुअल इनका 7,484 हो गया है, जो कि पास्ट से बढ़ गया है।
अब HDFC बैंक के कैश फ्लोज को देख लेते हैं। HDFC का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 19,069 का हो गया, जो कि बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनुअल इनका 19,069 के अबाउट हो गया है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एनुअल इनका 5,313 हो गया, जो कि पास्ट क्वार्टर से बढ़ गया है। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एनुअल एक्टिविटी -3,983 हो गई है। अब दोनों कंपनियों के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। SBI के सबसे पहले रिटर्न्स की बात करेंगे। SBI ने 1 ईयर में 14.2% की रिटर्न दिए हुए हैं और 5 ईयर में 151.7% की रिटर्न दिए हुए हैं। और HDFC बैंक के रिटर्न 1 ईयर का -4.3% है और 5 ईयर का 42.1% है। रिटर्न्स के मामले में HDFC बैंक पीछे हो जाता है SBI बैंक से। अब दोनों कंपनियों के हिस्टोरिकल ग्रोथ को देख लेते हैं। सबसे पहले SBI की हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखेंगे। सबसे पहले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 ईयर में 9% की है, 5 ईयर में 12% की और 3 ईयर में 16% की है और ट्रेलिंग 3 मंथ में 25% की है। और स्टॉक प्राइस का CAGR 10 ईयर में 14% है, 5 ईयर में 21% का है और 3 ईयर में 26% का है और 1 ईयर में 41% का है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर की 17% की है, 5 ईयर की 99% की है, 3 ईयर की 44% की है और ट्रेलिंग 3 मंथ में 21% की है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में 9% की है, 5 ईयर में 13% की है, 3 ईयर में 16% की है और लास्ट ईयर 17% की है। ये बढ़ी रही है। अब HDFC बैंक की हिस्टोरिकल ग्रोथ को देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर की 21% की है, 5 ईयर की 22% की है, 3 ईयर की 30% की है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 ईयर का 15% का है, 5 ईयर 7% का है, 3 ईयर 4% का है और 1 ईयर में -2% की हुई है। कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट इनकी 10 ईयर की 22% है, 5 ईयर की 23% है, 3 ईयर की 26% है और ट्रेलिंग 3 मंथ में इन्होंने 14% की दी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 17% की है, 10 ईयर, 5 ईयर और 3 ईयर में और लास्ट ईयर में भी। अब दोनों स्टॉक्स की होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि किनके पास कितने परसेंट की होल्डिंग्स हैं। सबसे पहले SBI की होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर्स के पास 57.54% की होल्डिंग्स है, जो कि इक्वली है। FIIs की 11.15% की होल्डिंग है, जिन्होंने 0.04% इंक्रीजमेंट किया है। DIIs ने 23.61% की होल्डिंग है, इन्होंने 0.35% का डिक्रीजमेंट किया है। गवर्नमेंट के पास 0.03% की होल्डिंग है, जो कि इक्वली है और पब्लिक की होल्डिंग 7.67% की है, जो कि 0.30% इन्होंने बढ़ा दी है। अब HDFC बैंक की होल्डिंग्स को देख लेते हैं। FIIs के पास 47.17% की है, इन्होंने 0.66% डिक्रीजमेंट किया है। DIIs के पास 35.20% है, जो कि 1.87% बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट के पास 0.18% की होल्डिंग है, जो कि इक्वली है और पब्लिक के पास 17.44% की होल्डिंग है, जो कि 1.2% का डिक्रीजमेंट आया है। अब दोनों स्टॉक्स के हम लोग एवरेज एस्टिमेट्स को देख लेते हैं कि कितने परसेंट से ग्रो हो सकते हैं। सबसे पहले SBI के एवरेज एस्टिमेट्स की बात करते हैं। इनका EPS ग्रो हो सकता है 3 टाइम्स पास्ट 3 ईयर से और नेट इनकम इनकी ग्रो हो सकती है 4.9% से। डिविडेंड पर शेयर इनका रिड्यूस हो सकता है 12.4% से। EBITDA इनका हाई हो सकता है 1 टाइम, जो कि पास्ट 2 ईयर से। इनका रेवेन्यू रिड्यूस हो सकता है 33.5% से। अब HDFC बैंक के एवरेज एस्टिमेट्स को देख लेते हैं। इनका EPS ग्रो हो सकता है 15.9% से, नेट इनकम ग्रो हो सकती है 23.9% से, EBITDA ग्रो हो सकता है 23% से, रेवेन्यू ग्रो हो सकता है 221.3% से। कैश EPS इनका लो हो सकता है 3 टाइम्स पास्ट 3 ईयर से। अब म्यूचुअल फंड की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि जून के महीने में किन किन म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक्स को बाय किया है। सबसे पहले SBI स्टॉक की बात करते हैं। SBI निफ्टी 50 ETF ने 0.18% का इंक्रीजमेंट किया जून में। टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो गए 6,19,7 लाख के अबाउट। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने 0.53% का इंक्रीजमेंट किया है। इनके पास नंबर ऑफ शेयर हो गए 3,71 लाख के अबाउट। UTI निफ्टी 50 ETF ने 0.3% की इंक्रीजमेंट की है। इनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 2,01 लाख के अबाउट। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने भी 3.18% की इंक्रीजमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास 1,46 लाख के अबाउट हो गए हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज ने 1.57% की इंक्रीजमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो गए 1,05 लाख के अबाउट। अब देख लेते हैं HDFC बैंक के स्टॉक्स को किन किन म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया जून के महीने में। SBI निफ्टी 50 ETF ने 0.33% का इंक्रीजमेंट किया है।
इनके पास नंबर ऑफ शेयर हो गए 13 करोड़ 68 लाख के अबाउट। HDFC टॉप 100 फंड ने 3.34% का इंक्रीजमेंट किया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास 2 करोड़ 1 लाख के अबाउट हो गए हैं। UTI निफ्टी 50 ETF ने 0.52% का इंक्रीजमेंट किया है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो गए 3 करोड़ 95 लाख के अबाउट। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 6.68% का इंक्रीजमेंट किया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो गए 1 करोड़ 90 लाख के अबाउट हो गए हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज ने 1.72% का इंक्रीजमेंट किया। टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास 2 करोड़ 7 लाख के अबाउट हो गए हैं। दोस्तों आज हमने दोनों बैंक के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स रेशियो और पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को देखा। HDFC बैंक बेटर परफॉर्मेंस करता दिखाता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी विथ लोअर NPA रेशियो। SBI बीइंग ए पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़ा ज़्यादा NPA रेशियो शो करता है, लेकिन इसका ROE इंप्रेसिव है। अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर। अगर आप एक सफ़र पे बेट और स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विसेज प्रेफर करते हैं तो HDFC बैंक आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट बैंकिंग और हायर ROE प्रेफर करते हैं तो SBI बैंक आपके लिए सुटेबल हो सकता है। अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च पहले कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ऐप डाउनलोड करके अपनी KYC को कंप्लीट करके अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और नए कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।